Everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 21st May 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का पहला आर्टिकल देखने से पहले आज का जो डेट है 21st May, what is it celebrated as? Let us see. आज का जो दिन है it is observed or it's celebrated as Anti-Terrorism Day. And why specifically on 21st May? That is because इस दिन में on 1991 हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है राजीव गांधी, इनका असैसिनेशन हुआ था ड्यूरिंग एन इलेक्शन रैली बाय अ सुसाइड बॉम्बर इन तमिलनाडु। तो इसी के ऑब्जर्वेंस करने के लिए, इनके इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म दिखाने के लिए वी आर ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर डे एंड दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे इवन फॉर इन टुडेज टाइम्स, जब हम टेररिज्म के खिलाफ अपना आवाज उठाना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि what is the impact, what are the losses that are what are the losses that they face during this act of terrorism. तो इसमें यहाँ पे हम प्रमोट करना चाहते हैं और इसी के कारण वी ऑल्सो फाइंड दैट हमारा जो पहला आर्टिकल इससे रिलेटेड है, कैसा रिलेशन है, लेट अस सी। हियर वी हैव द डिप्लोमैटिक आउटरीच दैट इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम टुडे। तो ये पहला आर्टिकल है आज के द हिंदू में दिया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्टिकल अबाउट। तो यहाँ पे ऑल पार्टी या मल्टी पार्टी डेलीगेशन सेंड कर रहे हैं हम इंडिया से लेके दूसरे कंट्रीज तक। सो वी आर गोइंग टू कंट्रीज लाइक जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये स्टार्ट होगा आज से, टुडे एंड टुमारो, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सीन फ्रॉम 23rd to 25th। यहाँ पे कुछ लोग जाएंगे फर्दर 24th से जून 1st तक। हम देख रहे हैं, हम डेलीगेट्स भेज रहे हैं अलग अलग कंट्रीज को। Now question is, why are we sending these delegations to other countries? What is the message that we are going to take? यहाँ पे हम अवेयर करना चाहते हैं ग्लोबल कम्युनिटी को अबाउट द टेररिज्म, द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दैट वी आर फेसिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और ये जो कंटिन्यू कर रहा है एक मेजर डिसरप्टर की तरह इंडिया से, हाउ इट इज व्हाट इंडियाज डॉक्ट्रिन, व्हाट इज इंडिया डूइंग विद रिगार्ड टू दैट। तो इंडिया का डॉक्ट्रिन जैसे रहा है विद रिगार्ड टू जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो ये सब मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं to the other, to our global community, and that is why we are seeing this diplomatic outreach. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन से लोग होंगे, जैसे संजय झा है, वो जनता दल के यूनाइटेड के लीडर है। देन वी हैव श्रीकांत शिंदे ऑफ शिवसेना, we have DMK leader Kanimozi. So there are many such multiple parties से यहाँ पे लोग आएंगे, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे to mainly have this diplomatic outreach. Let's move to the next article. अगला आर्टिकल है Axiom मिशन से रिलेटेड। Now what exactly is this Axiom mission? Let us understand. तो यहाँ पे आपको आर्टिकल दिख रहा है Axiom mission. Axiom mission, what exactly it is, we'll understand, and why is it seen in today's article. So यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मिशन है, it is mainly an international space flight mission to the ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये एक लेबोरेटरी की तरह समझो, which is in the outer space. It is present in the low Earth orbit. It is in the outer space. और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। Now remember, India is not part of ISS. International Space Station में we have countries like USA का नासा है, रशिया का रॉसकॉस्मोस है, वी हैव जापान का जैक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ESA, वी हैव कनाडा स्पेस एजेंसी दैट इज CSA। तो इंडिया, चाइना, ये कंट्रीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में का कोलैबोरेशन में पार्ट नहीं है, बट हम इस प्राइवेट मिशन का पार्ट है जहां पे हम एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हैं। कहां पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो पूरा मिशन है, इट इज ऑपरेटेड बाय एक्सियोम स्पेस, जो एक यूएस बेस्ड कमर्शियल स्पेस कंपनी है। एंड अभी तक ऐसे 4 मिशंस हुए हैं। दिस इज द 4th सच मिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इस मिशन में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे और इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। एंड वी अंडरस्टैंड कि ये जो है he was also part of the गगनयान जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है,
उसमें भी एक बैकअप के तौर पे थे। तो 4 यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्ट किए गए थे टू रिप्रेजेंट और टू गो इन द आउटर स्पेस अंडर द गगनयान मिशन। तो ये वाला एक था। बाकी के 3 नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हु आर द एस्ट्रोनॉट्स अंडर द गगनयान मिशन। तो शुभांशु शुक्ला इसमें से एक विल बी गोइंग टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो लॉन्च डेट है इट इज गिवन इन ऑन जून 8 2025। ऑलराइट, सो यहाँ पे जून 8 2025 में ये लॉन्च हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो कौन सी स्टेशन या कौन सा साइट है यहाँ पे, इट इज द नासा कैनेडी स्पेस सेंटर, यहाँ से ये लॉन्च होगा। राइट, दिस इज वेयर द लॉन्च विल हैपन। ना मकसद क्या है एक्सियो मिशन का? मकसद ये है ताकि हम टूरिज्म प्रमोट कर पाए। ओके, वी वांट टू एंश्योर टूरिज्म इज प्रमोटेड, वी वांट टू एंश्योर कमर्शियल एक्टिविटी, दैट मींस प्राइवेट स्पेस सेंटर, प्राइवेट का एक कोलैबोरेशन हम देख रहे हैं स्पेशली इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, फर्दर we are also ensuring we want to have more commercial space stations in the near future, क्योंकि अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ओन्ड वाले हैं तो हमको कमर्शियल वाले, प्राइवेट वाले भी चाहिए। इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हम देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि पोलैंड, हंगरी, इंडिया। राइट, यहाँ पे वी आर सीइंग मल्टीपल कोलैबोरेशंस दैट आर कमिंग, जिससे कारण कोऑपरेशन बना रहेगा स्पेशली इन द स्पेस सेक्टर। फर्दर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू आईएसएस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, लेबोरेटरी जैसा है ये। सो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द स्पेस सेंटर भी ये मदद करेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम देख रहे हैं कि आर्टिकल में क्या दिया है। आर्टिकल में कहा है that we are now going to be seeing outreach activities. Okay, तो यहाँ पे भी outreach activities यानी कि astronaut will connect with the students। यहाँ पे collaboration देखेंगे with regard to NASA, ISRO। Okay, they will connect with 5 ऐसे joint science investigation। तो ये सब हम देख रहे हैं in outreach activities before we have the Axiom mission कंडक्टेड। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्शंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सब हम देख रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज विद रिगार्ड टू द एक्सियो मिशन। लेट अस नाउ proceed to the next article. Okay, before we proceed to the next article, some more details that are necessary for our exam। यहाँ पे याद रखना कि ये जो स्पेस एक्स है, okay, स्पेस एक्स ड्रैगन, दिस इज द स्पेस क्राफ्ट। Okay, this is the spacecraft that is taking the astronaut, और उसमें जो ये spacecraft किससे लॉन्च होगा, that is by the Falcon 9 rocket। तो Falcon 9 rocket is the rocket that is taking up to space, और इसमें एक spacecraft है जिसका नाम है SpaceX Crew Dragon, which is taking the astronauts into the ISS। कौन होंगे मेंबर्स? यहाँ पे है पेगी वाइटसन, शुभांशु शुक्ला जो है इंडिया से, देन वी हैव पोलैंड से है एंड हंगेरी से भी है, the 2 mission specialists who is Slavos Yuznansky and Tibor Kapu। ठीक है, ये 14 दिन के लिए होगा एंड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऐसे जाएंगे टू द ISS। एंड वी ऑल्सो सी ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अदर मिशन, जैसे मैंने कहा गगनयान। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द अदर एस्ट्रोनॉट्स इन द कमेंट्स। एंड फर्दर दिस विल ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सपैंड आवर रोल इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। क्लियर? लेट्स नाउ प्रोसीड to the next article। अगला आर्टिकल है with regard to the 3-year rule, which is a setback to the judicial aspirants। Now let's understand what is this article all about। यहाँ पे एक 3 जज बेंच जो हेड किए गए थे हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, जो है BR गवाई। इन्होंने यहाँ पे एक जजमेंट दिया था कल के दिन यानी कि 20th में, कि अभी 3 years का एक लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी है, कंपल्सरी है अगर तुमको अपियर करना है जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स। ठीक है, तो अगर आपको जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है तो आपको यहाँ पे 3 साल का सर्विस करना होगा, लीगल सर्विस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग? द आंसर इज नो। पहले बार भी ऐसे ही कुछ यहाँ पे कमीशंस आए थे, जजमेंट्स आए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं, जहां पे कहा है कि आपको यहाँ पे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा so that you become very well aware with regard to judiciary, उसके practice, उसके procedure, legal etiquettes, you are very well aware। तो यहाँ पे
पिछले जो पास्ट रिपोर्ट्स जो आए हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो हियर वी हैव 1958 में एक 14 लॉ कमीशन आया जिसने बोला कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर स्टेट लेवल जजेस. ठीक है, बट ऑल इंडिया अगर चाहते हो देन देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दौरान इन 1992 कहा कि ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है इसको सपोर्ट किया और बोला है कि इवन दो यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट नो प्रॉब्लम, तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. यानी कि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगाया है फॉर लीगल प्रैक्टिस. क्लियर? इसके अलावा हम देखते हैं 1993 में इसी जजमेंट को ओवरटर्न किया और बोला नहीं, आपको 3 साल का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. तो हम देख सकते हैं कि in the past year we have advocated for an experience of legal service before giving the judicial service examination. Clear? और रिसेंट की अगर हम बात करें 2024 ने रीइंस्टेट किया कि यहाँ 3-year रूल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नीड्स, हाई कोर्ट के कंसेंसस एंड ऑल ऑफ दैट वी हैड सीन वेयर दे रिक्वायर्ड कि नहीं 3 साल का होना चाहिए. और यहाँ पे अभी उनको मैक्सिमम से मिला है एंड देयरफॉर दे आर एग्जीक्यूटिंग इट. नाउ लेट अस सी इसका पॉजिटिव क्या है, क्यों कहते हैं कि 3 साल का यहाँ पे प्रैक्टिस नेसेसरी है और उसके चैलेंजेस भी हम अभी देखते हैं. So firstly, the rationale behind the 3-year rule इसीलिए है ताकि जजेस को यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले. Because they come out of college, they should have an understanding कि exactly what happens in the courtroom. Courtroom के procedures क्या है, एक familiarization होना चाहिए, एक maturity होनी चाहिए, एक empathy होनी चाहिए. So for this practical knowledge, you should do a legal practice before you give the exam. The second aspect is इससे क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स में सुधार आएगा. कोर्टरूम हैंडलिंग तुम बेटर तरीके से कर पाओगे अगर तुम यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. पर इसके भी चैलेंजेस है. व्हाट आर द चैलेंजेस? हियर वी सी द चैलेंजेस आर दैट फर्स्टली आपने 5 साल का एजुकेशन पे कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद आपको 3 साल और रुकना पड़ेगा. सो यू सी दैट द वेट टाइम इज मोर देन 7 to 8 years. तो जो अमीर है उसके लिए तो ठीक है बिकॉज यू नो योर फैमिली प्रोवाइड्स, पॉकेट मनी देती है, एवरीथिंग इज फाइन. बट व्हाट अबाउट अ पर्सन हु इज यू नो फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड? उसको इतना साल रुकना पड़ेगा टू बिकम अ लॉयर, टू बिकम यू नो टू गेट अ हाई पोजिशन, राइट? सो इन दैट केस ओनली द फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड वो वेट कर पाएंगे 3 साल. बट अ पर्सन फ्रॉम अ यू नो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बैकग्राउंड, they will find it difficult. ऐसे कहा जाता है कि जो स्टाइपेंड देते हैं when you practice, right, you get about 13 to 15,000 and अगर आप उसको you know चेक करते हो with any unskilled worker, उनको मिलते हैं 15 से 18,000 भी मिलते हैं दिल्ली की अगर बात करें, मेट्रो सिटी की बात करें. So you will see that a skilled worker like a lawyer gets much less paid when it comes to a unskilled worker in the same scenario. जिससे people may go and opt for less options to do law, to pursue law. अगर उनमें देखेंगे कि अगर वापस से 3 साल का यहाँ पे प्रैक्टिस है, कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है, people may not opt for it. तो ये क्रिटिसिज्म या एक चैलेंज हम देख सकते हैं. फॉर द वुमेन के लिए तो अलग बात है बिकॉज अगेन इट विल बी अ सेटबैक, करियर ब्रेक होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ यू नो प्रेपरेशन बिफोर दे एक्चुअली गेट इनटू द सर्विसेज, राइट? तो एंड अगेन उनको मटर्निटी लीव चाहिए बिकॉज शादी के बाद ये, सो देयर इज अ लॉट ऑफ करियर ब्रेक दैट कैन हैपन फॉर वुमेन. और हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि जो जुडिशियल एग्जामिनेशन की बात करते हैं ये भी कंडक्ट नहीं होता रेगुलरली. सो दैट वाज आल्सो अनदर प्रॉब्लम कि एग्जाम हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिले हो सकता है. सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, जिसके कारण यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस जजमेंट. तो ये था पूरा आर्टिकल विद रिगार्ड टू द रीसेंट जजमेंट विद रिगार्ड टू द प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ऑफ 3-year service before giving the before giving the judicial examination. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये इन्होंने अडॉप्ट किया है pandemic agreement to strengthen global health preparedness. Let's understand all about this article now. तो WHO ने
एक अडॉप्ट किया है अंडर द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. व्हाट इज द वर्ल्ड असेंबली? जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है विच इज बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लॉज बनाते हैं. वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बॉडी होता है वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जहां पे पार्टिसिपेट करते हैं मेनी कंट्रीज. ओके, बहुत सारे कंट्रीज, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आते हैं. और ये इनके हेडक्वार्टर्स में होता है, यानी कि जिनेवा. जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में. ठीक है. सो दिस वाज इन द 78th मीटिंग दैट दिस पैंडेमिक अग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड. और ये जो अडॉप्ट करने में बहुत समय लगा. ओके, इट टुक अबाउट 3 years ऑफ नेगोशिएशन टू फाइनली गिव दिस. ये किस बेसिस, हमको ये वर्ड पता है, पैंडेमिक, राइट? पैंडेमिक की बात करें, ऑफ कोर्स वी एक्सपीरियंस्ड अ पैंडेमिक कॉल्ड एज द कोविड-19 पैंडेमिक. तो इन्हीं के रिस्पॉन्स में मान लो कि कल कोई दूसरा एक वायरस आता है, कल कोई दूसरा एक डिजीज आता है, तो उससे बचने के लिए, ओके, उसको कम करने, उसको कर्टेल करने के लिए व्हाट शुड बी द प्रोसीजर इन हैंड, व्हाट शुड द गवर्नमेंट्स डू, व्हाट शुड द हेल्थ केयर इंडस्ट्री डू. ये सब एक मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन, एक आर्किटेक्चर, एक फ्रेमवर्क देता है ये पैंडेमिक अग्रीमेंट. क्लियर? So this was initiated in response to the COVID-19 pandemic for a stronger, equitable, a future response. और यहाँ पे 124 वोट्स वर इन फेवर, इन्होंने पास किया, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं थे, और 11 लोगों ने एब्सटेन किया. राइट? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अग्रीमेंट? द पर्पस यही है कि हम स्ट्रेंथन करें हेल्थ आर्किटेक्चर, स्पेशली अगर आगे कोई फ्यूचर कोई पैंडेमिक हो तो हम उसमें प्रिपेयर्ड हो. We are able to prevent it, and we are able to give a better response, which we were not aware when we faced COVID in 2019 and 2020. Further, हम promote करना चाहते हैं better international coordination, especially along critical areas, especially access to vaccines, medicines, therapeutic, diagnostics. तो ये सब भी available होना चाहिए, equitable होना चाहिए, ताकि जो poorer countries है उनको भी इसका access मिले. So this is all that is given in the pandemic agreement. अभी WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. WHO ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. ओके, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये बना था 7th April, राइट, 1948 में. दिस वाज व्हेन द WHO वाज फॉर्म्ड. एंड याद रखना, 7th April के दिन हम मनाते हैं एज द वर्ल्ड हेल्थ डे. वी सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे. इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये कहाँ पे है? ये जिनेवा में है. एंड जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड. तो ये था WHO के बारे में, जो इरेडिकेट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इट गिव्स प्लान्स, इट हेल्प्स कंट्रीज, एड देता है. एंड रिसेंटली व्हिच इज दैट कंट्री व्हिच गॉट आउट of the WHO? Can you tell me in the comment section which is the country which came out of the WHO, citing कि हम ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, WHO चाइना के इन्फ्लुएंस में है. ये सब हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में देखा था. यू कैन आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू पाकिस्तान आर्मी ने उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिनका नाम है असीम मुनीर. सो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, द नेम इज असीम मुनीर. तो असीम मुनीर को यहाँ पे उन्होंने क्या घोषित किया है, क्या टाइटल दिया है? दे गेव द टाइटल ऑफ अ फील्ड मार्शल. दे गेव द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल. दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इंडिया में ऐसे 2 सच फील्ड मार्शल्स रहे हैं. इनका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय अ फील्ड मार्शल? पाकिस्तान में कोई दूसरा फील्ड मार्शल बना है? ये सब हम इस आर्टिकल में देखेंगे. क्लियर? सो दिस जनरल असीम मुनीर, इनको बनाया है फील्ड मार्शल. और अभी तक पाकिस्तान में ओनली 1 सच फील्ड मार्शल हैज बीन बिफोर दिस, जो है अयूब खान. फील्ड मार्शल अयूब खान. Now, Field Marshal Ayub Khan ने, what happened is when he was a general, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल थे तभी अयूब खान. दिस वाज इन द ईयर 1950s. एंड इस टाइम पे अयूब खान ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम किया था कि आई एम अ फील्ड मार्शल. ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, राइट? एंड व्हेन डिड ही सेल्फ प्रोक्लेम दिस हिमसेल्फ? जब वो प्रेजेंट क्या हुआ, मिलिट्री रूल आया, मिलिट्री कू
ओके, मिलिट्री क्यू यानी मिलिट्री का राज यहाँ पे उन्होंने ओवरटेक किया था सिविलियन गवर्नमेंट पे। और उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बने थे 1958 से लेके 1969, स्पेशली हम देखते हैं इनको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो जब ये प्रेसिडेंट बने, इन्होंने अपने आप को मेंशन किया एज अ फील्ड मार्शल। Now, field marshal is, you can say, an officer until death. Like he will be an active officer until death. And यहाँ पे उनको वो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ऑफिशियल इवेंट्स। वो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। इसके अलावा उनके गाड़ी में 5 स्टार्स का एक ये हो जाएगा, यू नो, देयर विल बी mentioned, okay, that is a field marshal by giving those 5 stars. उनको जो सल्यूटेशन या सलामी मिलती है, इट इज नॉट बाय द हैंड, इट इज बाय द बैटन। तो इनको इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन, जो इंडिया में अभी तक केवल 2 ऐसे ऑफिसर्स को मिले। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं, ही डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस, फील्ड मार्शल डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन ऑफिशियल कैपेसिटी। रिटायरमेंट के बाद भी ही इज एक्टिव, वो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, ठीक है। सो ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिव लिस्ट अंटिल द डेथ। क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक। यहाँ पे एक स्पेशल बैज मिलता है, एज आई सेड, 5 स्टार्स डिस्प्ले होता है उनके व्हीकल पे। उनको जो सैल्यूटेशंस मिलती है, इट इज बैटन से होता है, नॉट बाय द हैंड, विच इज द नॉर्मल नॉर्म इन द मिलिट्री स्टैट्यूट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया में जो फील्ड मार्शल्स हैं, इनके नाम यहाँ पे दिए हैं। वी हैव सैम मानेकशॉ, ओके, सैम मानेकशॉ, एज वेल एज हम देखते हैं विद रिगार्ड टू के एम करियप्पा। तो यहाँ पे आपके आर्टिकल में यहाँ पे नोट डाउन किया है सैम मानेकशॉ एंड के एम करियप्पा। लेट मी जस्ट क्विकली राइट दिस फॉर यू इफ दिस इज नॉट विजिबल, सो लेट मी जस्ट नोट द सेम फॉर यू। सो वी हैव फील्ड मार्शल हमारे इंडिया में 2 रहे हैं, सैम मानेकशॉ, एंड सेकेंड वन वी हैव के एम करियप्पा। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखना है इंडिया के फील्ड मार्शल। और पाकिस्तान की पूछे तो अभी रिसेंटली असीम मुनीर, एंड द सेकंड वन इज अयूब खान। नाउ हाउ इज द डिफरेंस बिटवीन असीम मुनीर एंड अयूब खान? अयूब खान, एज आई सेड, वाज सेल्फ प्रोक्लेम, खुद को उन्होंने प्रोक्लेम किया जब वो प्रेसिडेंट बने। बट फॉर असीम मुनीर, okay, he is recognized by the civilian government of Pakistan, जो अभी किसकी गवर्नमेंट है? who is the prime minister? Shehbaz Sharif, right? So they have agreed, or they have given him that title of field marshal. So ये difference है। Clear? So this is what we see with regard to the recent title given by the Pakistan government, recent promotion given by the Pakistan government to the army chief Asim Munir. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू अ डेथ ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से अ नोन पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस, एंड ये है जयंत नरलिकर। ओके, जयंत नरलिकर, ये एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, एंड ही वाज नोन फॉर वन सच एस्पेक्ट, जो इन्होंने चैलेंज किया था बिग बैंग थ्योरी को, विच इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी को। इन्होंने ये चैलेंज किया था, जयंत नरलिकर, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 86 in Pune, yesterday, Tuesday, right? तो इनके बारे में कुछ हम important, interesting न्यू इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, या इन्होंने कौन से बुक्स लिखे हैं। ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी। या सो साइंस ऑथर रहे हैं, जो इन्होंने बहुत वर्क्स लिखे हैं। ही रोट एक्सटेंसिवली विद रिगार्ड टू प्रमोटिंग साइंस इन इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी। क्लियर? इन्होंने टेबल टेनिस भी खेला है स्टीफन हॉकिंस के साथ व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज। इनके इनके लाइफ पे बेसिस एक मूवी भी है, दैट इज कॉल्ड एज धूमकेतु, व्हिच इज मीनिंग द कॉमेट। ओके, सो इट्स अ साइ-फाई स्टोरी, दिस इज ऑल्टरनेट ऑफ फिल्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकी ऑटोबायोग्राफी के इनके लाइफ के बारे में है, चार नगरन तले मजे विश्व, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। ओके, इट मीन्स द टेल ऑफ 2 स्टोरीज। ओके, तो इसका मतलब ये टेल ऑफ 4 सिटीज इसका मतलब है। ओके, so that is the meaning of
ऑटोबायोग्राफी, जिसको मिला भी है साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इनके राइटिंग क्लियर, फिलोसॉफिकल, जार्गन फ्री, मतलब जार्गन मतलब द हार्ड वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, वेरी सिंप्लीफाइड राइटिंग, वेरी क्लीन राइटिंग इज व्हाट दे से। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो अवार्ड्स हैं, क्विकली से देखते हैं कौन से अवार्ड्स इनको मिले हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, he's got the UNESCO Kalinga Prize that was in 1996, right? And for the Prix Jules Janssen Award, which is a French award, French Astronomical Society award देती है, it's a top award. तो ये 4 awards इनको मिले हैं. Okay, so दुखद बात है that he passed away yesterday. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल इज ऑल्सो अनदर डेथ ऑफ अनदर साइंटिस्ट. इनका नाम है M.R. श्रीनिवास. इनका नाम है M.R. श्रीनिवास. इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं. सो ही हैज बीन अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन. ये सेक्रेटरी रहे हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये कल के दिन ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 years. क्लियर? तो ये एक साइंटिस्ट रहे हैं स्पेशली फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम. तो यहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस है न्यूक्लियर प्रोग्राम. जो जयंत जी है, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है विच इज विद रिगार्ड टू एस्ट्रोफिजिक्स. सो यू नीड टू नो द फील्ड दैट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके बहुत ही मेजर रहे हैं, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है. क्लियर? So he was a principal project engineer है, chairman रहे हैं of the nuclear power board. He was the director of the power project engineering division of the Department of Atomic Energy. Chief project engineer रहे हैं of the Madras Atomic Power. So many contributions, right? And the most important one is also he's been the founder chairman of the Nuclear Power Corporation of India. In fact, जब हमारा जो पहले न्यूक्लियर प्लांट बना, राइट, हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बना, हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा. ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर. तब ही वाज वर्किंग अलोंगसाइड डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा. रिमेंबर, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया. तो इनके साथ इन्होंने काम किया है. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर अस, राइट. एंड ये है M.R. श्रीनिवासन, और इनको अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे कि पद्म विभूषण इन द ईयर 2015. तो ये था M.R. श्रीनिवासन के बारे में. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल एक अपॉइंटमेंट के बारे में है, और ये अपॉइंटमेंट जो है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अपॉइंटमेंट ऑल अबाउट. इट इज विद रिगार्ड टू द ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, राइट, IB. इनका एक डायरेक्टर जो है, इनका जो टर्म पीरियड है ये इंक्रीज हुआ है. सो रिमेंबर हिज नेम इज तपन कुमार डेका. ओके, तपन कुमार डेका 1988 बैच IPS ऑफिसर रहे हैं. एंड नाउ इनका जो टर्म या कार्यकाल है, ओके, ही इज ऑलरेडी 62, बट एक और साल इसका एक्सटेंड किया है. Why? Because of the current problems that we are facing, the current situations or security issues we are facing following the Operation Sindhu. और इन्होंने बहुत important, he led the team with regard to the precise information, okay, terror camp से related, infrastructure से related. So he knows very well, is aware of the situation currently, what is happening, and इसीलिए इनका सर्विस अभी extend किया गया है. और इनका नाम क्या है? तपन कुमार डेका. सो जून 30, 2026 तक यही रहेंगे. तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू मणिपुर. मणिपुर यहाँ पे एक फेस्टिवल है विच इज कॉल्ड एज द शिरुई लिली फेस्टिवल, शिरुई लिली टूरिज्म फेस्टिवल. ना याद रखना, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टूरिज्म फेस्टिवल्स हैं. ओके, वन इज द संगाई फेस्टिवल. संगाई जो है एक डियर है which is mainly state animal of which state of Manipur. Okay, state of Manipur. तो डियर है, ये एंटलर डियर है which is the state animal of Manipur. Similarly, जो हम बात कर रहे हैं अभी शिरुई लिली के बारे में, शिरुई लिली is a state flower of Manipur. तो ये आपको याद रखना है with regard to this, because recently हमने देखा है कि what are the problems that Manipur is facing? Tense Manipur. Why is it given tense? Because यहाँ पे president's rule लगाया है.
स्टेट इमरजेंसी लगाया. सो डिस्पाइट ऑफ दिस, एंड व्हाई डिड वी हैव स्टेट इमरजेंसी एंड एवरीथिंग, दैट इज बिकॉज हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर रिजाइन होते हैं बीरेन सिंह. यहाँ पे एथनिक टाइज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द मेतीज एंड द कुकीज, तो कम्युनिटीज के बीच में, जिसके कारण बहुत सारे यहाँ पे अट्रोसिटीज एंड बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हुआ है. और इसके बाद हम अभी फाइनली देख रहे हैं सम एक्टिविटी, सम टूरिज्म लेवल इवेंट, ओके, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. तो दो टूरिज्म फेस्टिवल्स होते हैं, एक संगाई वाला और दूसरा है द शिरुई लेली. और ये वाला जो है शिरुई लेली, जहां पे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं. सो इट्स नेम्ड आफ्टर द स्टेट फ्लावर. एंड ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये अरेंज करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ताकि इसका अवेयरनेस हो ऑफ द फ्लावर, एंड यू प्रमोट टूरिज्म इन दिस हिल्स ऑफ उखरूल विच इज इन मणिपुर. ये एक बहुत ही endangered species है, and you only find that in Manipur. Okay, so that is why it is celebrated. That is, people are made aware, and this was first identified in 19 wave. जो flower है, it was identified in the year 1946 by Frank Kingdon Ward, who was a botanist. ठीक है, इन्होंने ये इसको नाम recognize किया है. And then after we are going to see this particular state festival is celebrated in Manipur. तो ये था पूरा आर्टिकल्स विद रिगार्ड टू द मणिपुर फेस्टिवल, दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, द संगाई एंड द शिरुई लिली. एंड दैट्स ऑल विद टुडेज आर्टिकल्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, use the chat box to answer the questions that I've asked you. Remember, इस वीडियो के बाद हम 20 GK क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So if you watch this video, only then will you be able to answer the questions of my next video. Thank you so much for watching.